यू ऑल टू बीट द स्ट्रीट। आज हम लेके आए हैं एक स्पेशल टॉपिक जिसके बारे में काफ़ी टाइम से बात चल रही थी और एक दिल्ली हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में काफ़ी बातें चल रही है। सब चीज़ों का सारांश आपको बताने वाले हैं। फ्यूचर रिटेल अमेजोन की डील और साथ ही साथ बताने वाले हैं रिलायंस फ्यूचर डील का क्या होने वाला है और पूरा जो कंक्लूजन है, जो कल हियरिंग हुई है उसकी डे टू डे मतलब डील टू डील बात करेंगे और बताएंगे आपको कि इसका क्या कंक्लूजन निकल के आता है और इससे क्या क्या चीज़ें इंपैक्ट करती है, शेयर प्राइस पर क्या इंपैक्ट पड़ेगा, किस तरीके से चीज़ें हो रही है। तो वीडियो को एंड तक देखना, थोड़ी वीडियो बड़ी होने वाली है बट चीज़ें आपको हर चीज़ समझ में आएगी, ना कि सब कुछ ऊपर ऊपर से। पूरी स्टोरी बताएंगे और सब चीज़ें बताएंगे कि किस तरीके से चीज़ें यहाँ पर चल रही है। तो अगर आपको पता हो और अगर आप इस पूरी स्टोरी को फॉलो कर रहे हो और अगर आप पूरी स्टोरी फॉलो नहीं कर रहे तो आप पूरी स्टोरी फॉलो कर सकते हैं। हमारी रिलायंस फ्यूचर डील की जो प्लेलिस्ट है उसको आप फॉलो कर सकते हैं और उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मैं आपको डाल दूंगा, तो आप वहाँ से फॉलो कर लें। सारी जब से डील स्टार्ट हुई है तब से अभी आज तक की जितनी भी क्वेरीज हैं वो सारी आपकी वहाँ सॉर्ट आउट हो जाएगी। उसके अलावा अगर मैं आपको ब्रीफ डिस्कशन करूँ तो रिलायंस और फ्यूचर ग्रुप ने कुछ 27,000 करोड़ की एक डील करी और उसमें क्या हुआ कि रिलायंस और फ्यूचर ग्रुप यहाँ पर फ्यूचर ग्रुप की जो सारी एंटिटीज़ हैं वो मिलकर एक फ्यूचर इंटरप्राइज में शिफ्ट हो जाएंगी और फिर वो यहाँ पर अमालगमेंट हो जाएगी, रिलायंस रिटेल वेंचर्स लिमिटेड उसमें इन्वेस्टमेंट कर देगा। बट अमेजोन जिन्होंने की फ्यूचर ग्रुप की एंटिटीज़ में इन्वेस्टमेंट ऑलरेडी किया हुआ था, उनके एग्रीमेंट में ये लिखा हुआ था कि आप किसी और एंटिटी में अपना शिफ्ट नहीं कर सकते हैं। बट क्योंकि अमेजोन की 49% ही होल्डिंग थी और फ्यूचर ग्रुप ने फ्यूचर ग्रुप की ज़्यादा होल्डिंग होने के कारण वो यहाँ पर डिसीजन ले लेते हैं और रिलायंस के साथ अपनी डील कर लेते हैं। तो अब पूरा जो चल रहा है वो ये चल रहा है क्योंकि अमेजोन ने यहाँ पर दो जगह यहाँ पर उसके विरुद्ध में अप्लाई किया। एक था सिंगापुर इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन कोर्ट और दूसरा था दिल्ली हाई कोर्ट। तो दिल्ली हाई कोर्ट का ऑर्डर, दिल्ली हाई कोर्ट में और सिंगापुर इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन कोर्ट, तो क्योंकि जब भी आप आउट ऑफ इंडिया की किसी भी एंटिटी से आप इन्वेस्टमेंट करवाते हो तो वहाँ पर आर्बिट्रेशन कोर्ट का कॉन्सेप्ट होता है जिसमें कि डील की बात करके यहाँ पर आप चीज़ों को सॉर्ट आउट करने की कोशिश करते हो। तो ऐसे ही एसी का जो ऑर्डर था सिंगापुर इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन का कोर्ट, वो यहाँ पर अभी तक भी इंटरिम ऑर्डर चल रहा है कि हर चीज़ पे स्टे लगा दिया जाए। बट उसके बाद दिल्ली हाई कोर्ट में ऑर्डर इस तरीके पे लाया गया, दिल्ली हाई कोर्ट में इस तरह की अपील की गई कि सिंगापुर का जो आर्बिट्रेशन कोर्ट का ऑर्डर है वो इंडिया में एप्लीकेबल होता है या नहीं। और आज का जो डिसीजन आया है वो सबसे बड़ा पार्ट कैटर करता है कि ऐसे ही एसी का ऑर्डर इंडिया में एप्लीकेबल होगा या नहीं, क्योंकि कभी से यहाँ पर चल रही बात कि ऐसे ही एसी का ऑर्डर इंडिया में एप्लीकेबल नहीं होता है। तो ये वाली बातें के साथ साथ ही दिल्ली हाई कोर्ट में ये चीज़ें भी चालू हो गई। तो दिल्ली हाई कोर्ट का जो जजमेंट है वो रिलेटेड है ऐसे ही एसी से। और ऐसे ही एसी में यहाँ पे आपने क्यों अप्लाई किया है, क्योंकि आपकी फ्यूचर ग्रुप और अमेजोन के बीच में जो यहाँ पे पॉइंट ऑफ व्यू है, वहाँ पे जो आप कह सकते हैं रिलायंस की डील नहीं होनी चाहिए, अमेजोन और फ्यूचर ग्रुप के बीच में जो लड़ाई चल रही है वो ऐसे ही एसी में उसका ऑर्डर पेंडिंग है, अभी तक भी पेंडिंग पड़ा है। तो अब आ जाते हैं कि कल के जो हियरिंग थी उससे पहले वाली हियरिंग, आप उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में देख सकते हैं और चाहे तो आप वो पूरी प्लेलिस्ट देखेंगे तो आपको सारी वीडियोज़ एक साथ मिल जाएगी। और इसके अलावा अगर आपको कल की अगर हम पूरी बात समझें तो कल यहाँ पर इमरजेंसी अवार्ड का जो ऑर्डर था उसके रिलेटेड यहाँ पर न्यूज़ आई है कि इमरजेंसी अवार्ड इंडिया में एप्लीकेबल होना चाहिए या नहीं। और साथ ही साथ आपको बताएंगे कि फ्यूचर रिटेल ने इसके ऊपर क्या टिप्पणी की है, फ्यूचर रिटेल का क्या मानना है। तो यहाँ पर दिल्ली हाई कोर्ट में अमेजोन की यहाँ पर बड़ी जीत हुई है और दिल्ली हाई कोर्ट में अमेजोन की जीत में ये बातें सामने आई है कि इमरजेंसी अवार्ड जो कि ऐसे ही ऐसी सिंगापुर इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन कोर्ट ने दिया है वो यहाँ पर इंडिया में एप्लीकेबिलिटी उसकी आ चुकी है। अगर हम बात करें सिंगल जज बेंच की, तो सिंगल जज बेंच क्या होती है कि हाई कोर्ट में यहाँ पे दो तरीके की बात, एक डिवीजन बेंच होती है, सिंगल जज बेंच होती है। तो सिंगल जज बेंच ने यहाँ पे ऑर्डर दिया है कि फ्यूचर रिटेल को कि आप 20 लाख रुपए भी दो, क्योंकि अमेजोन का इतना आपने समय और आप कह सकते हैं लीगल कॉस्ट के लिए 20 लाख रुपए, और साथ ही साथ टू बी डिपॉजिटेड विद प्राइम मिनिस्टर रिलीफ फंड फॉर प्रोवाइडिंग कोविड वैक्सीनेशन टू द बिलो पॉवर्टी लाइन सीनियर। तो 20 लाख रुपए तो आपने फ्यूचर रिटेल पे ये डिपॉजिट करने के लिए किए और साथ ही साथ आपको, क्योंकि उन्होंने इनडायरेक्टली इस पे कॉस्ट इम्पोज की है, अमेजोन के खातिर नहीं बट इनडायरेक्टली इस पे क्या कहते हैं आप कॉस्ट इम्पोज किए ताकि आप पीएम रिलीफ फंड में पैसा जमा कराएं तो बीपीएल के कैटेगरी के जो लोग हैं उनको यहाँ पर वैक्सीनेशन किया जा सके दिल्ली में। अब आ जाते हैं द ऑर्डर पास बाई, अब जो सिंगल जज मीधा है, JR मीधा, उन्होंने यहाँ पे जो ऑर्डर पास किया है तो हमारा हमेशा की पॉइंट ये रहता है कि जो वहाँ पर जो बात हुई है वो उसको पॉइंट टू पॉइंट आपके सामने लाया जाए। तो इसीलिए हम पूरी वर्ड टू वर्ड डिस्क्रिप्शन आपको बताते हैं। तो JR मीधा है वो है यहाँ पर जो थी जस्टिस, मतलब कि
कोर्ट के आप कह सकते हैं जज, हु हेल्ड द फ्यूचर रिटेल एंड फ्यूचर कूपन्स, और किशोर बियानी एंड अदर्स वायलेटेड द इमरजेंसी अवार्ड। तो उनका मानना है कि इमरजेंसी अवार्ड में जब यहाँ लिख दिया था कि हर चीज़ पे स्टे लगाना है, तो फिर आपने क्यों आगे चीज़ें करी। तो किशोर बियानी, फ्यूचर कूपन्स प्राइवेट लिमिटेड और फ्यूचर रिटेल, तीनों पे यहाँ पे वायलेशन का यहाँ पर लगाया है JR विदा ने आरोप। इसके बाद क्या होता है कि रेस्पोंडेंट्स द रेस्पोंडेंट मतलब कि फ्यूचर रिटेल बियानी और अदर्स हैव टेकन ₹1431 करोड़ फ्रॉम द अमेजोन। तो 1431 करोड़ का इन्वेस्टमेंट कराया उन्होंने फ्यूचर रिटेल फ्यूचर कूपन्स प्राइवेट लिमिटेड कि हम अगर कहीं पे भी रिटेल एसेट को अगर हम बेचेंगे तो आपकी कंसेंट के बिना नहीं बेच सकते, और एंड नेवर टू ए रेस्ट्रिक्टेड पर्सन। जबकि रिलायंस एक रेस्ट्रिक्टेड पर्सन, उनका जो एग्रीमेंट था उसमें रिलायंस एक रेस्ट्रिक्टेड पर्सन था, मतलब कि आप उनके साथ डील कुछ भी नहीं कर सकते हो। फिर भी इन्होंने उसके साथ डील की, और उसी के चलते फ्यूचर रिटेल और फ्यूचर कूपन्स प्राइवेट लिमिटेड, तो उन्होंने यहाँ पर चीज़ों को आप कह सकते हैं दिल्ली हाईकोर्ट और सिंगापुर इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन कोर्ट तक घसीटा है। अब आ जाते हैं, however there is no remorse and the intention of the respondents do not appear to be honest. The respondents मतलब कि फ्यूचर रिटेल किशोर बियानी एंड अदर्स हैव डेलिबरेटली विलफुली वायलेटेड, उन्होंने यहाँ पे लिखा है डेलिबरेटली एंड विलफुली वायलेटेड, मतलब कि आपने जानबूझकर और आपको सब पता होने के बावजूद इन सब चीज़ों को वायलेट किया है। एंड द इंटरिम ऑर्डर जो 25 अक्टूबर 2020 को दिया था इज लाइबल फॉर द कंसिक्वेंसेज, और उन्होंने बताया कि इन सब के पीछे CRPC की जो धारा है वो लगेगी और आपको यहाँ पर कंसिक्वेंसेज झेलने पड़ेंगे। द कोर्ट ऑलरेडी अकॉर्डिंगली इशूड ए शोकोज, उन्होंने शोकोज नोटिस भी दिया कि हम बियानी की असेट्स, उनके प्रमोटर्स, डायरेक्टर्स और फ्यूचर ग्रुप की कंपनीज की जितने भी हैं उन्हें सबको डिटेन करना है, और सिविल प्रिजन फॉर ए टर्म नॉट एक्सीडिंग 3 मंथ, तो मिनिमम 3 महीने की यहाँ पर जेल भी यहाँ पर हो सकती है। डायरेक्टिंग द अटैचमेंट ऑफ असेट, तो यहाँ पे बियानी, फ्यूचर रिटेल और फ्यूचर कूपन्स एंड अदर रिस्पोंडेंट जो भी इसकी पार्टीज थी उनकी सारी प्रॉपर्टीज और अटैच भी यहाँ पर होगी। जिस तरीके का ऑर्डर है उस तरीके से यहाँ माना जा रहा है कि कोर्ट ऑर्डर द फाइलिंग ऑफ एन एफिडेविट डिटेलिंग देयर असेट, तो उनके असेट की यहाँ पर डिटेल मांगी है अगले आने वाले 30 दिनों के अंदर, जो आपको यहाँ पर सबमिट करनी पड़ेगी। इन फर्दर द इमरजेंसी आर्बिट्रेटर हैज और राइटली इन्वोक द ग्रुप ऑफ कंपनीज डॉक्ट्रीन इन रिलेशन टू द फ्यूचर ग्रुप कंपनीज, उन्होंने बताया कि ग्रुप ऑफ कंपनी का जो डॉक्ट्रीन होता है कि अगर आपने फ्यूचर कूपन्स प्राइवेट लिमिटेड के साथ अगर कोई ऑर्डर किया है तो वो फ्यूचर रिटेल पे भी एप्लीकेबल होगा। तो ये यहाँ पर क्लियर किया कि उन्होंने क्या कि ग्रुप ऑफ कंपनी का जो डॉक्ट्रीन है वो यहाँ पर इंडिया में एप्लीकेबल होगा, और जो उन्होंने जिस तरीके से डिसीजन दिया है इमरजेंसी आर्बिट्रेटर का, और वो यहाँ पर एप्लीकेबल होना चाहिए। एंड दे हैव बीन डायरेक्टेड टू नॉट टेक एनी फर्दर एक्शन इन फर्दरेंस ऑफ द डील विद रिलायंस एंड अप्रोच द अथॉरिटीज फॉर रिकॉल ऑफ द अप्रूवल ग्रांटेड फॉर द फ्यूचर रिटेल रिलायंस डील। तो ये यहाँ पर चीज़ें निकल के आती है कि अब आपको कोई भी आगे एक्शन नहीं ले सकते हैं इन सब चीज़ों से रिलेटेड। और यहाँ पर अगर मैं आपको बात बता दूँ तो ऑलरेडी एक बार सुप्रीम कोर्ट में आप कह सकते हैं कि रिलायंस और फ्यूचर रिटेल मतलब फ्यूचर रिटेल की ओर से लोग जा चुके हैं, जो जहाँ पर उन्होंने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट ने ऑलरेडी ऑर्डर दे दिया है कि आप NCLT की जो हियरिंग है वो यहाँ पर चालू रखें, ना कि NCLT की हियरिंग बंद करें। बट NCLT उसका कोई कंक्लूजन नहीं दे सकता, मतलब लास्ट ऑर्डर नहीं दे सकता जब तक कि सिंगापुर इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन कोर्ट की यहाँ पर हियरिंग नहीं हो जाती है। तो ये ऑलरेडी चीज़ें सुप्रीम कोर्ट में जा चुकी है, तो आई थिंक हाई कोर्ट की वजह सुप्रीम कोर्ट की मान्यता ज़्यादा होती है और उसी के डिसीजन को एंड में मान्य होगा। तो ये भी यहाँ पर एक पॉइंट ऑफ व्यू है जो आपको निकल के आता है। सुप्रीम कोर्ट का ये भी केस ऑलरेडी हमने डिस्कस किया हुआ है हमारी प्रीवियस वीडियोज़ में। द रिस्पोंडेंट्स आर डायरेक्टेड नॉट टू टेक एनी फर्दर एक्शन, उन्होंने बताया कि कोई भी फर्दर एक्शन लेने की जरूरत नहीं है। और जो इंट्रीम ऑर्डर जो सिंगापुर इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन कोर्ट ने दिया था 25 अक्टूबर को, वो यहाँ पर उसका भी वायलेशन हुआ है, ये माना है कोर्ट ने। एंड डायरेक्टेड टू अप्रोच ऑल द कंपिटेंट अथॉरिटी टू फॉर रिकॉल ऑफ द ऑर्डर्स पास्ड ऑन देयर एप्लीकेशन इन वायलेशन ऑफ द इंटरिम ऑर्डर डेटेड 25 अक्टूबर। तो उन्होंने कहा कि 2 वीक के अंदर अंदर सभी को अपने अपने ऑर्डर्स जो है वो यहाँ पर जो उन्होंने वायलेट किया है 25 अक्टूबर का SIAC का जो इमरजेंसी अवार्ड, उसका यहाँ पे जहाँ जहाँ वेरिएशन किया है 2 वीक के अंदर आपको सबको वापस चीज़ें वापस स्टेटस को, मतलब आप कह सकते हैं स्टेटस को मेंटेन करना होगा, वापस चीज़ों को लेना होगा। इसके अलावा अगर हम बात करें तो किशोर बियानी एंड अदर्स आर रिक्वायर्ड टू अपीयर बिफोर द हाई कोर्ट ऑन द नेक्स्ट डेट ऑफ हियरिंग इन अप्रैल। तो इसकी जो नेक्स्ट हियरिंग है वो अप्रैल में होने वाली है, जिसकी नेक्स्ट डेट अब आने वाली है आने वाले समय में। तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखें ताकि आपको वो सारी अपडेट मिल सके। द कोर्ट इज ऑल्सो डायरेक्टेड फ्यूचर ग्रुप टू प्लेस ऑन रिकॉर्ड एनी एक्शन टेकन बाई इट कनेक्शन विद द रिलायंस डील। तो रिलायंस डील के 25 अक्टूबर के बाद अगर कोई भी यहाँ पे चीज़ें उन्होंने की है वो यहाँ पर उनके पॉइंट ऑफ व्यू है जो आप सामने रखना पड़ेगा कोर्ट के, और आपको पर्सनली अपीयर भी होना पड़ेगा। रिकॉग्नाइजिंग द लीगल स्टेटस ऑफ इमरजेंसी अवार्ड, द कोर्ट सेड
कि दिस द इमरजेंसी अवार्ड जो होता है वो यहाँ पर इज एन आर्बिट्रेटर फॉर ऑल द इंटेंट्स एंड द पर्पजेज. ऑर्डर ऑफ द इमरजेंसी आर्बिट्रेटर इज एन ऑर्डर अंडर सेक्शन 17(1) एंड इन्फोर्सेबल एज ऑर्डर फॉर दिस कोर्ट एंड सेक्शन 17 सबसेक्शन 2 ऑफ द आर्बिट्रेशन एंड कंसिलिएशन एक्ट. तो आपका जो दिल्ली हाई कोर्ट का यहाँ मानना है, जबकि सुप्रीम कोर्ट ने इस चीज़ को नहीं माना है अभी तक, और उनका मानना है कि यहाँ पे इमरजेंसी आर्बिट्रेटर का जो है वो एप्लीकेबल होगा इंडिया में, और इस पे यहाँ पर आगे चीज़ें कार्रवाई होनी चाहिए जिस तरीके से इमरजेंसी अवार्ड ने बोला है, जबकि सुप्रीम कोर्ट ने इसे अपहेल्ड नहीं किया है अभी तक. Significantly, the court has also held that the combining and treating all the agreements between Amazon and Future Coupons Private Limited and Future Coupons Amazon Future Coupons and Future Retail as a single integrated transaction. उन्होंने कहा कि फ्यूचर कूपन और फ्यूचर रिटेल को एक सिंगल इंटीग्रेटेड ट्रांजेक्शन यहाँ पर बोला है, जबकि फ्यूचर कूपन्स एक अलग एंटिटी है और फ्यूचर रिटेल ऑल टुगेदर अलग एंटिटी है. फ्यूचर कूपन्स में अमेजोन का इन्वेस्टमेंट है, फ्यूचर रिटेल में अमेजोन का इन्वेस्टमेंट भी नहीं है. फिर भी उन्होंने कहा कि एक इंटीग्रेटेड ट्रांजेक्शन है और फ्यूचर रिटेल भी कोई दूसरा ट्रांजेक्शन नहीं कर सकती है, रिलायंस या किसी और कंपनी जो कि एग्रीमेंट में रेस्ट्रिक्टेड एंटिटी जिसका यूज़ किया गया है. Did not amount to control of Amazon exercising control of future retail and therefore would not be in violation of any law, and the matter would be heard next on 28 अप्रैल. तो नेक्स्ट जो हीयरिंग होगी वो होगी यहाँ पे 28 अप्रैल को. तो आप इस जो डेट है उसको यहाँ पर मार्क करके रखें. सबसे पहले आपको यहाँ पर वीडियो मिलने वाली है बीट द स्ट्रीट की तरफ से. बीट द स्ट्रीट की सारी वीडियोस यहाँ पर आप देख सकते हैं अमेजोन और फ्यूचर रिटेल से रिलेटेड. ये वीडियो के अलावा सारी वीडियोस टाइम पर आई है. ये वीडियो में क्योंकि पर्सनल कोई रीज़न के कारण हमें बाहर जाना था तो ये वीडियो टाइम पर नहीं आ सकी. बाकी आपको हर वीडियोस आप सबसे पहले इंडिया में देखने को मिलेगी बीट द स्ट्रीट चैनल की ओर से और वर्ड टू वर्ड डिस्कशन के वो. एंड द सिंगल जज हैड ऑर्डर्ड द मेंटेनेंस ऑफ द स्टेटस क्वो इन रिलेशन टू फ्यूचर रिटेल एंड रिलायंस डील. उन्होंने कहा कि स्टेटस क्वो मेंटेन करना पड़ेगा टिल द प्रोनाउंसमेंट ऑफ दिस ऑर्डर एंड द स्टेटस क्वो डायरेक्शन आर सब्सिक्वेंटली स्टेड बाय ए डिवीजन बेंच इन द हाई कोर्ट. तो हाई कोर्ट के डिवीजन बेंच ने यहाँ पे उसका स्टेटस क्वो को अपहेल्ड कर दिया गया था, उसको हटा दिया गया था. और अमेजॉन्स अपील अगेंस्ट द स्टे ऑर्डर ऑन स्टेटस क्वो इज प्रेजेंटली पेंडिंग बिफोर द सुप्रीम कोर्ट. ये ऑलरेडी स्टेटस क्वो का जो ऑर्डर है वो सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग चल रहा है कि उस पर स्टे नहीं आना चाहिए. और आप देखेंगे तो एनसीएलटी की प्रोसीडिंग उन्होंने बोल दिया कि ऑलरेडी चालू रहनी चाहिए. तो उसका मेरे हिसाब से यहाँ पर डील जो रिलायंस फ्यूचर की डील है वो मेरे हिसाब से कीप ऑन गोइंग रहेगी और उस पर मेरे हिसाब से अभी तक कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा. This is the only High Court order. Before Justice Meeta, Amazon had argued that the Future Group, Kishore Biani as well as the other promoters directors were deliberately and maliciously disobey. उन्होंने यहाँ पे बताया कि deliberately और maliciously यहाँ पर disobey किया emergency award in spite of the participation of the arbitration proceedings. अब आ जाते हैं इमरजेंसी अवार्ड क्या था. तो इमरजेंसी अवार्ड दिया गया था SIAC के द्वारा कि अभी तक हर चीज़ों को होल्ड कर दिया जाए, जिसका यहाँ पर उल्लंघन किया गया. और ये NCLT में CCI में सब में जगह अप्रूवल ऑलरेडी इन्होंने ले चुका है. इमरजेंसी अवार्ड इज इंजेक्टेड फ्यूचर रिटेल एंड फ्यूचर कूपन्स फॉर टेकिंग एनी स्टेप इन फर्दरेंस ऑफ द बोर्ड resolution in relation to the transaction with Reliance, and the Amazon asserted that the Future Coupons Private Limited, a shareholder in Future Retail Limited, in which it holds 49% stake, could not have given its consent to Future Retail or Reliance deal in the absence of its approval. क्योंकि अमेजोन से अप्रूवल यहाँ पर लिया नहीं गया था क्योंकि वो 49% ही होल्डिंग है उनकी, जबकि अगर आप देखेंगे अदर्स ने यहाँ पर 51% अप्रूवल दे दिया. तो यहाँ पर नीड भी 51% की थी, तो यहाँ पर कोई ज़रूरत नहीं पड़ती है. फिर भी यहाँ पर आर्ग्यूमेंट किया गया और बताया गया कि एक सिंगल इंटीग्रेटेड एंटिटी है और ग्रुप ऑफ कंपनीज के डॉक्ट्रिन के हिसाब से अमेजोन से यहाँ पर परमिशन लेनी होगी. The e-commerce giant maintained it's not been the assurance given by Future Retail, Future Group promoters and the Future Coupons that the retail asset of the Future Retail Limited would be protected. That would have been no investment in FCPL by the American e-commerce company. The Amazon thus stated that it is a protective rights into the Future Retail Limited and not controlling rights. कि उनके पास केवल प्रोटेक्टिव राइट्स है ना कि कंट्रोलिंग राइट्स है इन द फ्यूचर रिटेल लिमिटेड, एंड द सेम वर बीइंग ब्रीज्ड बाय द सेल. अगर हम फ्यूचर रिटेल पे उनका कोई डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट नहीं था, बस उनके पास केवल प्रोटेक्टिव राइट थे कि आप असेट्स को नहीं बेच सकते हो, और जबकि उन्होंने उसे वायलेट किया और एक रेस्ट्रिक्टेड एंटिटी को बेचा, जिसके कारण यहाँ पर ब्रीच हुआ है लॉ का. आप देखेंगे फ्यूचर रिटेल लिमिटेड ऑन द अदर हैंड हैज आर्ग्यूड दैट द इमरजेंसी अवार्ड वाज ए नलिटी. जबकि फ्यूचर रिटेल लिमिटेड लगातार यहाँ पे बोल रहा है कि ये सब नलिटी है और इमरजेंसी अवार्ड इंडिया में एप्लीकेबल नहीं होना चाहिए. रिलाइंग ऑन द प्राइमा फेसी व्यू बाय द सिंगल जज इन द फ्यूचर रिटेल लिमिटेड सूट
अगेंस्ट, तो पहला जो था वो यहाँ पे अमेजोन के अगेंस्ट गया था और फ्यूचर रिटेल लिमिटेड ने जो बोला था कि आर्बिट्रेशन प्रोसीडिंग इज द प्राइवेटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन अमेजोन एंड फ्यूचर रिटेल लिमिटेड. It was also pointed out that the single judge had already prima facie opined that the board resolution approving the transaction with Reliance was valid. उन्होंने यहाँ पर तक भी प्रूव कर दिया था कि पहले जो पहला अवार्ड आया था उसमें कि जो रिलायंस और फ्यूचर की डील है वो यहाँ पर फुल प्रूफ है और उसमें कोई दिक्कत नहीं है, और इमरजेंसी अवार्ड है वो इंडिया में एप्लीकेबल नहीं होता है, और इनके जो ट्रांजेक्शन है वो फ्यूचर कूपन्स के साथ है, ना कि फ्यूचर रिटेल के साथ. अमेजोन ने फ्यूचर कूपन्स के साथ यहाँ पर इन्वेस्टमेंट किया है, ना कि फ्यूचर रिटेल के साथ, तो उस पर कोई भी चीज़ अप्लीकेबल नहीं होगी जो कि उनके एग्रीमेंट में लिखी हुई है. फ्यूचर रिटेल लिमिटेड ऑल्सो आर्ग्यूड दैट द इमरजेंसी अवार्ड वाज नॉट एप्लीकेबल इन इंडिया, जो कि मैंने ऑलरेडी बताया आपको. गोपाल सुब्रमण्यम, राजीव नायर, गौरव बनर्जी, ये सब यहाँ पे अमेजोन के लिए एप्लीकेबल होते हैं, और हरीश साल्वे यहाँ पर तैयारी करता है फ्यूचर रिटेल लिमिटेड, और डेरियस खम्बाटा भी यहाँ पर फ्यूचर रिटेल लिमिटेड के ओर से केस लड़ते हुए नजर आते हैं. अब आ जाते हैं हम कि जो हियरिंग है वो यहाँ पर कब होने वाली है उसके बारे में अगर हम बात करें तो अमेजोन ने कि यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट में ऑलरेडी हियरिंग के लिए बोला है कि दिल्ली हाई कोर्ट ने जो यहाँ पर जो स्टे लाया था कि हम स्टे लाते हैं स्टेटस को के ऑर्डर पे, तो अभी दो चीज़ें हो चुकी है. एक, हमने दिल्ली हाई कोर्ट का जो कल ऑर्डर आया था वो ऑलरेडी हो चुका है. अभी हम जा रहे हैं नई चीज़ पर, जिसका है कि सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट में अमेजोन ने यहाँ पर चैलेंज किया है कि दिल्ली हाई कोर्ट में एक ऑर्डर पास हुआ है जो कि यहाँ पर स्टे लगाता है स्टेटस को ऑर्डर को. जो स्टेटस को का ऑर्डर दिल्ली हाई कोर्ट में पास हुआ, जो कि एक सिंगल जज ने पास किया था कि स्टे लगा दिया जाए और स्टेटस को मेंटेन किया जाए. सिंगल जज ने स्टेटस को ऑर्डर दिया. उसके बाद क्या हुआ कि उस दिल्ली हाई कोर्ट में ही यहाँ पर चैलेंज किया गया और डिवीजन बेंच को चैलेंज किया गया जिन्होंने स्टेटस को के ऑर्डर को हटा दिया. फिर उसे अब सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया है अमेजोन ने कि अब स्टेटस को के ऑर्डर को वापस आपको लगाना चाहिए, कि उसको यहाँ पर हटाना नहीं चाहिए, बाकी हमारे को बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है. और वो हियर होगा फाइनल वीक ऑफ अप्रैल में. तो ये दो हियरिंग होने वाली है. एक 28 अप्रैल को, जो हमने ऑलरेडी पढ़ा है कि दिल्ली हाई कोर्ट के अगेंस्ट आप कह सकते हैं 28 अप्रैल को ये फाइनल वीक ऑफ अप्रैल है. तो ये वाली जो हियरिंग है कि स्टेटस को का, तो इसकी हियरिंग अब यहाँ पे आपको देखने को मिलेगी कि क्या निकल के आता है. जो स्टे लगाया हुआ है स्टेटस को पे, क्या वो मेंटेन रहता है या नहीं रहता है. तो द मैटर वाज मेंशन्ड इन द थर्सडे बिफोर जस्टिस रोहित नरीमन बाय द सीनियर काउंसिल गोपाल सुब्रमण्यम फॉर एन अर्ली डेट. उन्होंने कहा कि अर्ली डेट पे यहाँ पे किया जाए. द हाई कोर्ट हैज़ एक्सटेंडेड इट्स स्टे the stay notwithstanding your lordship order. That is why we are mentioning this matter. Please list the matter for the final disposal because pleadings are complete. Subramaniam was referring to the order जो कि 22 फरवरी को पास हुआ, which directed that while the proceedings before NCLT, कि NCLT का जो है वो जारी रह सकता है, but should not culminate in any final order of the sanction of the scheme. तो स्कीम अभी तक अप्रूवल नहीं मिल सकता, इसके अलावा सब चीज़ें चालू रह सकती है. ओके, वी विल गिव यू अ डेट इन फाइनल वीक ऑफ अप्रैल, जस्टिस नरीमन टोल्ड सुब्रमण्यम. और उन्होंने बताया कि आपको फाइनल वीक ऑफ अप्रैल में यहाँ पर डेट मिल जाएगी. एंड द सुप्रीम कोर्ट हैड ऑन 22 Feb sought a response from the Future Retail Limited in plea of Amazon Investment Holding challenging the Delhi High Court order which had stayed the implementation of status quo order. मैंने बताया था ना स्टेटस quo का ऑर्डर जो दिया था उसे यहाँ पर चैलेंज किया गया है. अमेजोन हैड मूव्ड सुप्रीम कोर्ट, उसके अगेंस्ट यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट में आए हैं, और अब ये चीज़ें निकल के आती है कि अब सुप्रीम कोर्ट में यहाँ पर उसको चैलेंज किया जाता है, और उसका जो नेक्स्ट हियरिंग है वो आपको यहाँ पर देखनी होगी कि कब निकल के आती है. ये जो फाइलिंग है वो यहाँ पर फ्यूचर रिटेल ने की है. फ्यूचर रिटेल ने अपनी फाइलिंग दी है. अगर हम बात करें स्टॉक एक्सचेंज को, तो उन्होंने यहाँ पे बताया है कि हमारा ऑलरेडी एक केस है जो सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है. आप यहाँ देखें कि और उसी के चलते जो ये सिंगल जज का जो ऑर्डर है सिंगल बेंच का, आप देखो यहाँ पर क्या लिखा है. दे हैव बीन स्टेट द हॉनबल डिवीजन बेंच इन दिल्ली हाई कोर्ट इन एनी अपील filed by Future Retail Limited in which Hornbill Division Bench prima facie came to certain conclusion. Amazon has filed an appeal in the Hornbill Supreme Court against the order passed in the Division Bench. उन्होंने डिवीजन बेंच की ऑलरेडी सुप्रीम कोर्ट में अपील कर दी है कि स्टेटस को का ऑर्डर जो स्टे किया है उससे नहीं स्टे करना चाहिए, तो वो सुप्रीम कोर्ट में जा चुके हैं ऑलरेडी. वहाँ पर सुप्रीम कोर्ट में ये डिसीजन आया है कि NCLT की जो क्लियरेंस है वो प्रोसीडिंग विल अलाउड टू गो ऑन बट विल नॉट कल्मिनेट इन फाइनल ऑर्डर. फाइनल ऑर्डर नहीं आना चाहिए, और उसके चलते यहाँ पर
आप कह सकते हैं फाइनल वीक ऑफ अप्रैल में एक और नेक्स्ट डेट आएगी, जिसमें यहाँ पे पता चलेगा कि सुप्रीम कोर्ट का क्या ऑर्डर निकल के आता है रिलेटेड टू द दिस अमेजोन वर्सेस फ्यूचर रिटेल थिंग। तो अब यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें हैं जो चल रही है साथ साथ। एनसीएलटी अभी यहाँ पर एनसीएलटी में लगातार प्रोसीडिंग चालू है, और वहाँ पर अब क्या निकल के आता है वो यहाँ पे सबसे बड़ी चीज़ है। ऐसे ही एसी का यहाँ पे अभी तक कुछ भी आया नहीं है, और वो जो इंट्रीम ऑर्डर वो भी कैरी ऑन रहेगा। और इसके अलावा तीसरा चल रहा है वो सुप्रीम कोर्ट में। तो सुप्रीम कोर्ट में एक तो है 28 अप्रैल को, और एक ये चीज़ निकल के आती है कि ये वाली जो अमेजोन ने यहाँ पे चैलेंज किया है वो यहाँ पे कब लिस्ट होता है। तो ये दो चीज़ें और पेंडिंग है, तो चार चीज़ें चल रही है एक साथ। और इसके चलते यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो फ्यूचर रिटेल में 10% का सर्किट लगा है, और अभी काफ़ी बड़ा लोगों को नुकसान लग चुका है ऑलरेडी। बट आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, हर तरह के अपडेट अगर कोई भी चीज़ से रिलेटेड आती है, कोई नई एंट्री नहीं लेनी है किसी भी स्टॉक में, क्योंकि जब तक चीज़ें क्लियर नहीं होती है आप पैसा फंसा हुआ रहेगा, और आई थिंक वो चीज़ें काफ़ी नुकसान कर सकती है आपको काफ़ी टाइम तक। तो आप एक सही एंट्री का टाइम जब आएगा तब हम आपको बताएंगे, उस पर वीडियो बनाएंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखें हर चीज़ की अपडेट्स के लिए। थैंक यू सो मच। यहाँ तक सुना है तो चैनल पे कमेंट करके जाएं कैसा लगा वीडियो, और किस तरीके से और इम्प्रूवमेंट किया जा सकता है। थोड़ी सी वॉइस लो है क्योंकि थोड़ी तबीयत ख़राब हो गई थी इसलिए। बाकी ओवरऑल आपको कैसा लगा वीडियो, थोड़ा सा हम इसको और अच्छा प्रेजेंट करने की कोशिश कर रहे हैं, तो लगातार उस पर काम चल रहा है। अगर आपको कोई सजेशन तो आप उसे वीडियो के कमेंट सेक्शन में ज़रूर डालें। थैंक यू सो मच।